नमस्कार दर्शकों। इस कहानी का विचार मुझे एक दर्शक गॉरोल्ड गर्त्स ने दिया। उम्मीद है मैंने नाम सही उच्चारित किया है। किस लिए? इस व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस छोटे से वीडियो में बात होगी पोलिश मोटरसाइकिल यूनाक के बारे में। यूनाक अकेली मोटरसाइकिल थी जो पोलिश पीपल्स रिपब्लिक में निर्मित एकमात्र 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी। खुद यूनाक शब्द यानी युवक यूक्रेनी भाषा में भी मिलता है, जहां इसका वही अर्थ है जैसा कि पोलिश में है। ये वाहन बड़ी संख्या में बना, पर समय के साथ भुला दिया गया। अपने समय के लिए इसकी बनावट काफी उन्नत थी, लेकिन साथ ही ये महंगी और अविश्वसनीय साबित हुई। आइए इस पोलिश मोटरसाइकिल के इतिहास को और विस्तार से जानते हैं। नई किस्म की भारी मोटरसाइकिल जिसमें 4 स्ट्रोक इंजन लगा था, पर काम वार्सो के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिजाइन ब्यूरो में 1952 में शुरू हुआ था। इस वाहन के निर्माता क्रेजिस्टॉफ वोइचिचकी थे, जिन्होंने इंजन तैयार किया, और स्टेफन पोरोजिंस्की थे, जिन्होंने चेसिस तैयार किया। और इससे पहले वे युद्ध पूर्व की भारी मोटरसाइकिल सोकोल के विकास में भी शामिल थे। इस आर्मी मोटरसाइकिल पर मेरे पास एक कहानी का आइडिया है। अगर ये विषय दिलचस्प लगे तो बताएं। इस परियोजना के मुख्य डिजाइनर योसेफ इग्नातोविच थे। वे अनुभवी इंजीनियर थे, जिन्होंने जर्मन और अमेरिकी तकनीक के उस समय के बेहतरीन नमूनों का अध्ययन कर अपनी परियोजना में कई समाधान लागू किए। हालांकि पश्चिमी मशीनों से सीधी तुलना में अपनी डिजाइन में यूनाक का कोई सीधा समकक्ष नहीं था, लेकिन आम लोगों में इसे पॉलिश हार्ले कहा जाता था। शुरुआत में 500 सीसी इंजन बनाने का सोचा था, लेकिन इंजीनियरों ने आखिर में 350 सीसी पर रुकने का निर्णय लिया। डिजाइनरों ने इंजन को वाटर कूलिंग के साथ बनाना चाहा, लेकिन पहले नमूनों के परीक्षण के दौरान यह विचार छोड़ दिया गया। थर्मोसिफॉन सिस्टम लोड संभाल नहीं पा रही थी और पंप लगाने से डिजाइन और जटिल हो रही थी। यूनाक मोटरसाइकिल का प्रोटोटाइप वार्सो मोटरसाइकिल फैक्ट्री की मदद से बनाया गया था और 1954 में व्रोक्लाव में डेसिया तिलेटिया प्रदर्शनी में जनता को दिखाया गया था। तब ये एक बहुत आधुनिक मोटरसाइकिल थी। ऊपर लगे वॉल्वो वाला 17 हॉर्स पावर का इंजन 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन देता था। मोटरसाइकिल की फ्रेम और सस्पेंशन भी काफी उच्च स्तर के थे। यूनाक उत्पादन स्थापित करने में शुरुआती समस्याएं थीं। आखिरकार ये तय किया गया कि इंजन का निर्माण लोज के वीएसएम कारखाने में किया जाएगा, जबकि बाकी हिस्से, यूनिट्स और अंतिम असेंबली ज़ेचिन के धातु उत्पादन कारखानों में की जाएगी। उत्पादन के साथ साथ यूनाक 7 मॉडल की एक परीक्षण श्रृंखला के रूप में 30 मोटरसाइकिलें बनाई गईं और यूनाक M07 का वास्तविक उत्पादन 1957 में शुरू हुआ। एक साल बाद शेफेम के डिजाइनरों ने एक 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल का मॉडल विकसित किया और जनता के सामने पेश किया, जिसे B21 इंडेक्स से चिन्हित किया गया। इस संस्करण में आगे की तरफ एक माल डिब्बा और 2 छोटे मुड़ने वाले आगे के पहिए थे। ट्राइसाइकिल की भार क्षमता 300 किलोग्राम थी। अगले साल मोटरसाइकिल की संरचना के आधुनिकीकरण का काम शुरू हुआ। संशोधित ड्रम ब्रेक्स का उपयोग किया गया, फेंडर और भी गहरे हो गए और हेडलाइट के बॉडी का आकार बदल गया। M07 का शुरुआती वर्षन इलेक्ट्रिक सिस्टम में खास था। इग्निशन मैग्नेटो से और लाइटिंग के लिए अलग जनरेटर था। अगले संस्करण M10 में आखिरकार मैग्नेटो को हटा दिया गया। 1960 में नई मॉडल यूनाक M10 पेश की गई, जिसमें 19 हॉर्स पावर का इंजन था। कुछ स्रोतों में 23 की संख्या भी बताई गई है। उत्पादन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। अगर 1958 में असेंबली लाइन से 2800 मोटरसाइकिलें निकली थीं, तो 1959 में ये संख्या 8000 हो गई और एक साल बाद उत्पादन 12000 इकाइयों तक पहुंच गया। मॉडल M10 में एक ऐसा फ्रेम था
जिसे साइड कार के साथ इस्तेमाल करने के लिए अनुकूलित किया गया था। इसलिए उत्पादन में VB1 इंडेक्स के साथ ऐसा मॉडल शुरू किया गया। M10 के घटकों पर ट्राइसाइकिल B20 इस बार पीछे मालवाहक डिब्बे के साथ विकसित हुआ। पिछले पहियों को शक्ति बेलनाकार डिफरेंशियल से मिलती थी। लोड बेयरिंग सिस्टम की डिटैचेबल संरचना ने वाहन को साधारण मोटरसाइकिल में बदलना संभव किया। 1962 में फैक्ट्री ने सालाना 20,000 मोटरसाइकिलों की डिजाइन की गई उत्पादन क्षमता हासिल कर ली थी। हालांकि मोटरसाइकिल में कई समस्याएं थीं। पहली बात, बहुत ज्यादा कीमत, 25,000 ग्लॉटी। मैं इसे आसानी से समझाऊंगा। उस समय ये रकम, जरा सोचिए, एक पोलिश कर्मचारी की औसत वार्षिक तनख्वाह के बराबर थी। दूसरी बात, कुछ पुर्जों की गुणवत्ता बहुत खराब थी। आम समस्याएं थीं, कनेक्टिंग रॉड टूटना, क्लच की कम उम्र व कीमतें। цепи। 4 स्पीड गियरबॉक्स के गियर हर बैच में अलग अलग होते थे। कुछ गियर लगभग हमेशा चलते थे, जबकि कुछ मुश्किल से 2 से 3,000 किलोमीटर चल पाते थे। इसका कारण था अच्छी क्वालिटी के मेटल की सप्लाई में अस्थिरता। इन सब कारणों से मांग में गिरावट आ गई। 1964 तक मांग में गिरावट के कारण यूनाक का उत्पादन घटाकर सालाना 10,000 कर दिया गया। इसी साल उत्पादन के 20 साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी में पोजामचे में शेफेम के पवेलियन में MM14 इंडेक्स वाला यूनाक प्रस्तुत किया गया। ये आधुनिक आकार की मोटरसाइकिल थी, लेकिन कभी उत्पादन में नहीं आई। 1965 में जब मोटरसाइकिलों की एक खेप मंगोलिया को बेची गई, तो यूनाक का उत्पादन बंद कर दिया गया। फैक्ट्री ने पोलैंड में बनने वाली सभी कारों के लिए ड्राइव सिस्टम और स्टीयरिंग मैकेनिज्म बनाना शुरू किया। यूनाक के पूरे इतिहास में कुल 91,415 मोटरसाइकिलें बनाई गईं, जिनमें से लगभग 2,500 2,500 ट्राइसाइकिल थीं। यूनाक को तुर्की, बुल्गारिया, हंगरी, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और क्यूबा में आधिकारिक रूप से सप्लाई किया गया। संभव है क्यूबा से कुछ पोलिश मोटरसाइकिलें अमेरिका पहुंची, जहां ये पोलिश अनोखी चीज रेट्रो तकनीक के कलेक्टरों में बहुत लोकप्रिय हैं। समृद्धि के समय शेफेम के पास अपनी टेस्ट ट्रैक और मोटोक्रॉस ट्रैक थी, जहां खास तौर पर यूनाक के क्रॉस वर्जन का परीक्षण किया जाता था। इसके अलावा यह मोटरसाइकिल GIBDD द्वारा भी इस्तेमाल की जाती थी। इस वर्जन में इसमें सिंगल सीट थी, दूसरी सीट की जगह वायरलेस सेट था। फेयरिंग में अतिरिक्त लाइट और साउंड सिग्नल लगा हुआ था। समय के साथ इन मशीनों को पूर्वी जर्मन मोटरसाइकिल MMCET से बदल दिया गया। सोवियत संघ, क्यूबा आदि में इस मोटरसाइकिल की लोकप्रियता को देखते हुए 2010 के मध्य में इसी नाम से मोटरसाइकिल का उत्पादन फिर से शुरू किया गया, लेकिन इसमें कोरियाई इंजन लगाए गए। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। आप देख रहे थे क्रॉस मोटो चैनल। हमेशा की तरह आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब करके, कमेंट लिखकर, लाइक करके और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।